ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अभी हमारी वीडियो लाइव देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे उनको मैं बताता चलूं कि आज हम आंसू स्कॉलरशिप के बारे में गाइड करेंगे कि उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी बेसिक क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और उसकी क्या स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं और उसकी डेडलाइन क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके हवाले से मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सिदरतुल मुंतहा हैं, जो कि बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो एनर्जी एंड नैनो सिस्टम से अपनी पीएचडी कर रही हैं, जो कि आंसू स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो उनसे सारे क्वेश्चन करेंगे और वो हमारे क्वेश्चन का आंसर करेंगी और गाइड करने की कोशिश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम सिदरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले चूँकि मोस्टली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं उनको सीएसई स्कॉलरशिप, आई मीन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का तो पता होता है, लेकिन आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले ये बताएँ कि इन दोनों स्कॉलरशिप में डिफरेंस क्या होता है? आंसू स्कॉलरशिप और सीएसई स्कॉलरशिप का मेजर डिफरेंस तो ये होता है कि आंसू स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ ही ऑफर करती हैं। एक यूएसटीसी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरी जो है वो यूकास है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस। सो बस ये दो ही यूनिवर्सिटीज़ आंसू स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करती हैं। मुझे इसकी एज सच हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन आंसू स्कॉलरशिप और सीएसई स्कॉलरशिप में थोड़ा ये फ़र्क होता है कि सीएसई स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है और वो ऑलमोस्ट पूरे ही चाइना की जो है वो बहुत सारी उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उसके अंडर आती हैं। जबकि आंसू स्कॉलरशिप जो है वो उसके अंदर सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एक यूएसटीसी आती है और एक यूकास आती है। और दूसरा, स्टाइपेंड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आंसू स्कॉलरशिप का पीएचडी के लिए स्टाइपेंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सीएसई स्कॉलरशिप। आंसू स्कॉलरशिप में 7,000 स्टाइपेंड जो है वो यूजली मिल रहा होता है, जबकि सीएसई स्कॉलरशिप में जो है वो 3,500 स्टाइपेंड जो है वो दिया जाता है। सो एक मेजर डिफरेंस जो है वो आंसू स्कॉलरशिप के अंदर ये होता है कि सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं और थोड़ा बहुत जो है बस स्टाइपेंड का डिफरेंस होता है। बाकी मास्टर्स के लिए सब कुछ सेम होता है। मास्टर्स में आपको सीएससी मिल जाए, आंसू मिल जाए, अब तो कोई इतना ऐसा कोई बिग डिफरेंस नहीं होता, दोनों का ऑलमोस्ट स्टाइपेंड सेम होता है मास्टर्स के लिए। ओके, अच्छा, सेकंड मैं इसमें पूछूंगा कि इसकी डेडलाइन क्या होती है? मतलब सीएसई स्कॉलरशिप पे अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई करने हैं या प्रोफेसर को अप्रोच करने हैं तो वो सितंबर और 10वें महीने से लेके फेब तक तकरीबन ट्राई करते हैं, इवन मार्च तक भी। तो आपके लिए कौन सा ड्यूरेशन होता है? अच्छा, सीएससी का जो होता है वो उसका अपना तो नहीं होता कोई डेडलाइन। हर वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड कर रहा होता है और वेरी कर रहा होता है। तो इस वजह से सीएससी की कोई ख़ास पर्टिकुलर डेडलाइन नहीं होती। वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर जाके, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के ऊपर जाकर देखना होता है कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन क्या है, और फिर उससे पहले पहले आप सीएससी पे भी अप्लाई करते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर देते हैं। जबकि आंसू जो है वो सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। सो इसमें ये होता है कि आंसू के लिए दो यूनिवर्सिटीज़ हैं और दोनों की ही डेडलाइन जो होती है वो 15 फरवरी होती है। सो फिर अल्टीमेटली आंसू की भी फिर यही हो जाती है कि 15 फेब से पहले पहले आपने जो है वो अप्लाई करना होता है अपनी यूनिवर्सिटी में, और इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है। बस आपको सीएससी में ऐसा होता है कि आपने एक सेपरेट पोर्टल के ऊपर जाके सीएससी के ऊपर अप्लाई करना होता है और फिर अपनी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना होता है। जबकि आंसू स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपने बस अपनी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना है। आप चाहे यूकास में अप्लाई करें या यूएसटीसी में अप्लाई करें, और फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्कॉलरशिप का। तो फिर वहाँ पे आंसू का भी एक ऑप्शन होता है, जो आप आंसू के ऊपर टिक कर देते हैं कि हम आंसू के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं। सो इस तरीके से जस्ट इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको किसी एक्स्ट्रा पोर्टल पे नहीं जाना, कुछ और कुछ भी नहीं करना है। जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी की ही आपने जो वो डेडलाइन देखनी है, जो कि मोस्टली 15 फेब ही होती है। सो लास्ट ईयर भी 15 फेब थी, जब से मैंने सुना है, तो 15 फेब ही होती रही है। आगे भी मुझे लगता है 2025 में भी ये 15 फेब ही है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ पूछना, कोई एप्लीकेशन फ़ी होती है इन यूनिवर्सिटीज़ की या इन इंस्टीट्यूट की या आंसू स्कॉलरशिप पे? नहीं नहीं, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ओके, ना मीन यूएसटीसी में ना यूकास में। ओके। और दूसरा, एक जो सीएससी स्कॉलरशिप भी हमेशा आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोफेसर से लेना पड़ता है। तो ये अगर आंसू स्कॉलरशिप के लिए किसी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है तो एक्सेप्टेंस लेटर का कितना रोल है, या कोई इसके बगैर भी अप्लाई कर सकता नहीं नहीं, एक्चुअली यूकास के अंदर अगर आपने आंसू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है
बल्कि यूकास के अंदर आपने किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है, आपके लिए एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट होना चाहिए। आप के पास जो है वो सुपरवाइजर से क्योंकि उन्होंने बाद में सुपरवाइजर से कंफर्म करना होता है। जैसे ही आप यूकास के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के 15 फैब जब गुजर जाती है तो उसके बाद आपको बाकायदा ईमेल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके सुपरवाइजर ने कंफर्म कर दिया है और वो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है। यूकास के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जबकि यूएसटीसी के लिए ज़रूरी नहीं है। उनका अपना एक टेस्ट होता है, वो उस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर सिलेक्शन करते हैं। ओके, टेस्ट मीन मास्टर के स्टूडेंट के लिए भी होता है या जस्ट पीएचडी के लिए होते हैं? ये जो यूएसटीसी का टेस्ट बता रही हैं। मेरा ख्याल दोनों के लिए ही होता है, वो मास्टर्स के लिए भी होता है और पीएचडी के लिए भी होता है। ओके, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए कोई मटेरियल वगैरह रिक्वायर होता है, जस्ट प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड दैट इज इनफ? अच्छा, मैंने तो एक्चुअली यूकास में अप्लाई किया था, सो मैं टेस्ट के प्रोसेस से नहीं गुजरी, लेकिन मैंने जो लोग गुजरे हैं उस टेस्ट के प्रोसेस से, मैंने उनसे सुना है कि वो इक्वलेंट टू जीआरई होता है। मतलब मेरी एक फ्रेंड ने फिजिक्स में दिया था टेस्ट, तो अप्लाई किया था फिजिक्स में, तो वो बता रही थी कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर था जैसा कि जीआरई फिजिक्स होता है। सो लेकिन मुझे लगता है कि जीआरई फिजिक्स जो होता है वो फिर अच्छा खासा टफ होता है, तो आपको उसके लिए आपकी बेसिक्स वगैरह जो है वो सारी रिवाइज आपको होनी चाहिए। मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी बेसिक्स एटलीस्ट आपको सारी की सारी रिवाइज होनी चाहिए, सो फिर ही आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो टेस्ट क्लियर होगा। ओके, अच्छा यहाँ ये पूछूंगा, यूएसटीसी में अगर अप्लाई करने हैं तो अगर किसी स्टूडेंट के पास एक्सेप्टेंस लेटर एक के पास है और एक के पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस आता है आई मीन मेरिट के अंदर? विच वन इज मोर सूटेबल, राइट, इन केस ऑफ यूएसटीसी, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर अप्लाई कर रहे हाँ, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं ले पाते तो वो फिर यूएसटीसी को प्रेफर करते हैं। सो मुझे याद है कि लास्ट टाइम जो है वो कुछ सुपरवाइजर ने एक्सेप्टेंस देने से ही मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक्सेप्टेंस का कोई रोल नहीं होता, अब एडमिशन कमेटी ही खुद ही डिसाइड करती है क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ सुपरवाइजर्स ने बच्चों को एक्सेप्टेंस देने से ही मना कर दिया था यूएसटीसी के अंदर। और बाकी मुझे नहीं लगता कि एज सच एक्सेप्टेंस का उधर कोई रोल होता है, क्योंकि वो अपना एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। हैं। ओके, अच्छा दूसरा, यू कास्ट के डिफरेंट प्रोफेसर को जब आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ईमेल करनी है तो क्या अपनी ईमेल के अंदर मेंशन करने की जरूरत है कि हम जो है आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते मेरा ख्याल है उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन आप एटलीस्ट ये तो मेंशन करना ही होता है कि हम स्कॉलरशिप के हवाले से हमने अप्लाई करना है, सो काइंडली हमें एक्सेप्टेंस जो है वो लेटर इशू कर दें। बाकी आंसू स्कॉलरशिप का मेंशन करना सच ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि जब आपने अप्लाई करना है, आप यूकास के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पोर्टल के ऊपर जो है वो आपके पास चारों ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि आप किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चारों ही स्कॉलरशिप्स, सीएससी के ऊपर भी, आंसू पर भी, और यूकास का अपना फुल स्कॉलरशिप होता है और फिर एक यूकास का पार्शियल स्कॉलरशिप भी होता है। यहाँ पे यूकास जो है वो 4 तरीके के स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफ़र कर रही होती है। फिर जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने एक ही एक्सेप्टेंस जो कि मुझे मिला था, उसके ऊपर मैंने चारों ही स्कॉलरशिप्स के ऊपर टिक कर दिया था कि मैं चारों ही पर अप्लाई कर रही हूँ। आंसू भी, सीएससी भी फुल स्कॉलरशिप और फिर यूकास पार्शियल स्कॉलरशिप, 4 स्कॉलरशिप्स। ओके, मीन एट अ टाइम आप सारी की सारी स्कॉलरशिप पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ यूकास? यस, यस। बट मैं अच्छा, प्रेफ़र ये करती, मतलब कुछ पूछते हैं तो प्रेफ़र वैसे ये किया जाता है कि आप अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आप यूकास के अंदर जो है वो सीएससी के ऊपर अप्लाई ना करें, बल्कि आंसू पे अप्लाई करें, यूकास फुल स्कॉलरशिप पे और यूकास पार्शियल स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दें। सीएससी का जो चांस है वो आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए रखें, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। इवन हुँ। यूएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम और उधर से यूकास में अप्लाई किया हुआ? नहीं, नहीं, मतलब आंसू के लिए जो है ना वो आप सिर्फ़ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। वो या तो आपने यूएसटीसी में अप्लाई करना है या यूकास में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूका आंसू के ऊपर जो है वो यूकास में भी अप्लाई कर दें और यूएसटीसी में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है फिर। अच्छा, अच्छा, यहाँ से इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन करूंगा कि स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड ना, मेनली ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो फिर ही आप सेलेक्ट होंगे इन केस ऑफ आंसू स्कॉलरशिप।
तो इस चीज़ का कितना एक रोल है? अच्छा, ये वाक़ई बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी पब्लिकेशंस थी और फिर भी हमें जो है वो आंसू स्कॉलरशिप नहीं मिला। जबकि एक और स्टूडेंट है, उसकी कोई पब्लिकेशन नहीं है और उसको जो है वो आंसू स्कॉलरशिप मिल गई है। सो यूकास वाले जो है वो पर्चियाँ निकालते हैं, चाइना की स्कॉलरशिप्स में जो है वो पर्चियाँ निकाली जाती हैं। सो मुझे लगता है कि शायद हम जो है वो थोड़ा बहुत प्रोसेस को समझने में गलती कर देते हैं। एक्चुअली आंसू स्कॉलरशिप के केस में ये होता है कि जो यूकास के अंदर जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं। सो हर इंस्टीट्यूट की जो सीट्स होती हैं वो बाकायदा उनके लिए मुकर्रर कर दी जाती हैं। मतलब किसी इंस्टीट्यूट के अंदर 5 सीट्स होंगी, किसी के अंदर 4 होंगी, किसी के अंदर 2 होंगी। सो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर रही होती हैं सीट्स। अब ये होता है कि आपने जो है वो एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई कर दिया है और हो सकता है कि उस इंस्टीट्यूट के अंदर वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोग उसके अंदर जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स उसके अंदर इंटरेस्टेड थे। जो इंस्टीट्यूट के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स थी, जबकि वहाँ पे 15 बच्चों ने जो है वो अप्लाई कर दिया। सो ऑब्वियसली फिर वो जो इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर 15 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही रखना है, तो फिर वो उसमें से मोस्ट हाईली जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी वो सिर्फ उनको ही सेलेक्ट करेंगे और बाकी जो है वो चले जाएंगे। और हो सकता है वहाँ पे 15 के 15 स्टूडेंट्स ही ऐसे हों जिनकी बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन हो और उन्होंने अप्लाई किया हो। जबकि दूसरा इंस्टीट्यूट एक ऐसा हो सकता है जो कितना फेमस इंस्टीट्यूट ना हो और उसमें बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया हो और वहाँ पर हो सकता है 4 सीट्स हों और वहाँ पे अप्लाई करने वाले बच्चे ही 2 या 3 हों और उनकी हो सकता है कोई पब्लिकेशन भी ना हो उनके पास। तो इसका मतलब है उनके पास तो कोई कॉम्पिटिटर्स ही नहीं थे। तो वहाँ पे जो 3 बच्चे अप्लाई करेंगे उन तीनों की ही स्कॉलरशिप हो जाएगी। जबकि दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर जिन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया और उन सब की जो है वो प्रोफाइल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो हो सकता है वहाँ पे आपकी जो है वो सिलेक्शन ना हो सके क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। और फिर यहाँ पर एक मसला ये भी है कि आप सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप यूकास में एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके अंदर आप एक ही एक्सेप्टेंस लेटर्स जो है वो डाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3-4 इंस्टीट्यूट से एक्सेप्टेंस लेटर्स ले लें और फिर उनको डाल दें कि हाँ, एक इंस्टीट्यूट में कंपटीशन बहुत टफ है तो मेरा दूसरे इंस्टीट्यूट में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है और जितने लोग उस इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ है। ओके। अच्छा, यहाँ पे आप सीट की बात कर रही हैं, तो इसका कोई तरीका है कि पहले से हमें पता चल जाए कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी इस बार सीट अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी के लिए या मास्टर के लिए? नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी को भी नहीं पता होता। ये फिर मुझे याद है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स जिनकी सिलेक्शन हो गई थी, वो बाद में बता रहे थे कि हमारे सुपरवाइज़र ने एक ग्रुप बनाया था, उसके अंदर 10 बच्चे थे और हम 10 में से जो है ना वो सिर्फ़ मेरी सिलेक्शन हुई। सो इस तरीके से जो है ना फिर किसी को नहीं पता होता सीट्स कितनी हैं। बस वो जितनी उनके पास सीट्स होती हैं, जितना उनके पास कोटा होता है जिस इंस्टीट्यूट के पास, फिर वो उतने ही बच्चे उधर सेलेक्ट होते हैं और हो सकता है वो 2 हों, 3 हो या 1 सीट हो। ये सिर्फ़ इंस्टीट्यूट को ही पता होता है। ओके। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट, तो इनके क्या कोई उनका स्टैंडर्ड रिसर्च के हवाले से डिफरेंस होता है या किस बेस के ऊपर स्टूडेंट चूज करने हैं? फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है तो मैं किस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को ईमेल करूं? एक तो ऑफ कोर्स मेरे फील्ड का हो, सेकंड हुँ, हुँ। क्या उनका स्टैंडर्ड होता है, रैंकिंग होती है, किस बेस पे स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं उसको? हाँ जी, बिल्कुल। अब जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो उन डिफरेंट एक तो यूकास के इंस्टीट्यूट जो है वो पूरे के पूरे बीजिंग, बल्कि बीजिंग में तो नहीं, मैं कहूँगी पूरे चाइना के अंदर फैले हुए हैं। सो अ, और बहुत ज़्यादा अब एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा बेटर भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बाकायदा जिनकी पूरी अलहदा बिल्डिंग्स हैं, अपनी अपनी लैब्स हैं और वो बाकायदा जो है वो अलग एक सेटअप बनाकर बैठे हुए हैं। जबकि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि वो बस 1 या 2 ऑफ़िस के ऊपर जो है वो महदूद होते हैं। सो इंस्टीट्यूट्स जो है वो इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वो कितनी उनकी रेपुटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक इंस्टीट्यूट बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, दूसरा नहीं है। सो ये फिर उसके इंस्टीट्यूट के अंदर जो प्रोफ़ेसर्स हैं उन पे भी हम्म। डिपेंड करता है कि वो प्रोफ़ेसर्स जो है वो कौन से बच्चों को अपने मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ़र करते हैं, किन बच्चों को नहीं ऑफ़र करते और किस तरह की प्रोफ़ाइल्स जो है वो बच्चों ज़ाहिर अगर आपकी हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोफ़ाइल नहीं है, तो हो सकता है एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट का प्रोफ़ेसर आपको जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा।
जबकि उसके बजाय कोई और इंस्टीट्यूट का प्रोफ़ेसर जहाँ पे बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हों या उसको इतना हाईली कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट नहीं कंसिडर होता वो, तो हो सकता है आपको लो प्रोफ़ाइल के साथ भी वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल जाए। सो ये वैसे इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर वेरी कर रहा होता है। ओके, प्रोफ़ेसर की मतलब स्टैंडर्ड को देखने के लिए सिंपल वही है कि उसकी पब्लिकेशन कितनी है या उसके पेटेंट कितने सबमिट हैं, इसी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि प्रोफ़ाइल हाँ, सही है। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं यूकास के अंदर ईमेल्स कर रही थी, तो एक प्रोफ़ेसर का मुझे रिप्लाई आया था और उसने मुझे बाकायदा एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया था। उन्होंने कहा था कि आप मुझे कोई इनोवेटिव आइडिया जो है वो अपने रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर लिख कर देंगे, तभी मैं आपको एक्सेप्टेंस दूँगा। तो उन्होंने बाकायदा तो उसका फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जो बाकायदा उनकी पूरी रिसर्च को गो थ्रू करती और फिर उसके बाद जो है एक इनोवेटिव आइडिया भी लेकर आती और फिर उनको रिसर्च प्रपोज़ल में लिख कर देती और फिर उन्होंने कहा था कि मैं उसके बाद आपकी जो है ना वो इंटरव्यू लूँगा और वो भी मेरी टीम आपका इंटरव्यू लेगी और अगर मेरी टीम ने आपको सेलेक्ट किया तो मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दूँगा। लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ-साथ मुझे उसके बेनिफिट्स भी बताए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो इंस्टीट्यूट है हमारा वो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट है और हम लोग डायरेक्ट जो है वो बर्लिन के अंदर जो है वो हमारे रिसर्च जो हमारे पीएचडीज़ होते हैं वो यहाँ से रिसर्च कंप्लीट करने के बाद वो बर्लिन जाते हैं और फिर वहाँ पे अपनी जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी रिसर्च को और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी लैब के अंदर मल्टी मिलियन इक्विपमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। मैं बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव बच्चे ही जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। ये सारा कुछ था और मेरी उनसे काफ़ी बातचीत हुई थी और लेकिन फिर मैंने उन्हें एंड में मना कर दिया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था और मैं फ़िलहाल अगर मैं उनके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती तो शायद डेडलाइन भी निकल जाती। इस वजह से मैंने दूसरी लैब को प्रेफ़र किया। अच्छा, इसमें इंटरव्यू हर प्रोफ़ेसर कंडक्ट करता है? आई मीन उनका ग्रुप और प्रोफ़ेसर खुद करता है एक्सेप्टेंस लेटर देने से पहले या वैसे भी एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं जैसे ईमेल करने पे? अच्छा ऐसा था कि जब मैंने ईमेल की थी तो एक प्रोफ़ेसर ने मुझे कहा था कि आप जो है वो अप्लाई कर दें और जब आप अप्लाई कर रही होंगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दूँगी। लेकिन मेरा थोड़ा-सा ये इश्यू था कि मेरी रिसर्च जो है वो उनकी रिसर्च के साथ मैच नहीं कर रही थी। फिर बाकी जो दूसरे प्रोफ़ेसर थे उन्होंने मुझे सिर्फ़ मेरी सीवी देखने के बाद उनका मुझे रिप्लाई आया था कि इस टाइम पे हम आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहेंगे, तो आप आ जाइएगा। और वो बहुत फ़ॉर्मल सा इंटरव्यू था, बिल्कुल उसमें कोई मतलब उन्होंने मेरे मेबी शायद वो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स चेक करना चाह रहे थे या जस्ट वो मस मुझसे फ़ेस टू फ़ेस इंटरैक्शन करना चाह रहे थे। और उन्होंने बस जनरल से क्वेश्चंस पूछे और वो एक बहुत जनरल सा इंटरव्यू था, उसमें कोई साइंस की, कोई हाई टेक बातें नहीं हुई और हाँ, और बिल्कुल नॉर्मल सा इंटरव्यू था और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया था। इंटरव्यू के बाद और मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि ये प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर वेरी करता है। हर प्रोफ़ेसर का सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट है। कोई प्रोफ़ेसर चाहता है कि आप बहुत अच्छा जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल उसे एक्सेप्टेंस के लिए ही लिख कर दे दें। कोई और प्रोफ़ेसर जो है वो शायद आपको देखना भी नहीं चाह रहा और वो कह रहा है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं एक्सेप्टेंस दे दूँगी आपको। और फिर कोई प्रोफ़ेसर ने जस्ट एक बस इंटरव्यू, एक फ़ॉर्मल सा इंटरव्यू कर लिया और वो कह रहे हैं कि इट्स ओके, उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस भेज दिया। ये जस्ट जो है वो प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर वेरी करता है कि प्रोफ़ेसर की नेचर क्या है और वो किस तरह का इंसान है। अच्छा, ईमेल के लिए बेस्ट ड्यूरेशन कौन-सा आप सजेस्ट करेंगे किस टाइम तक? क्या जनवरी तक भी ईमेल करनी चाहिए इन प्रोफ़ेसर्स को? वैसे नॉर्मली बच्चे जो है वो नवंबर में ईमेल्स करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा था कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं क्योंकि जॉब कर रही थी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर, फिर दिसंबर के अंदर जो है वो छुट्टियाँ ज विंटर वेकेशंस जो होती हैं, उनके अंदर मैंने जो है वो ईमेल्स करना शुरू की थी और 10 दिन के अंदर 10 दिन मेरा ख़्याल है हार्डली मैंने 10 दिन भी ईमेल्स नहीं की थी। मुझे जो है वो काफ़ी सारे प्रोफ़ेसर्स का जो है वो रिस्पॉन्स आ गया था। फिर उसके बाद जो है मुझे ऑलमोस्ट जनवरी से पहले-पहले मुझे दिसंबर के अंदर ही मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया था। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर जनवरी में अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है तो आप जनवरी में भी ईमेल्स करें। हो सकता है कोई प्रोफ़ेसर तो कोई प्रोफ़ेसर आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। नवंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू डू द ईमेल्स। अगर नवंबर में आप नहीं कर सके, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट थे या कुछ भी था, कोई भी वजह हो सकती है, तो दिसंबर में भी करना चाहिए और मैं तो कहती हूँ अगर आपको नहीं मिला तो हार नहीं माननी चाहिए, जनवरी में भी करना चाहिए। हाँ जी, सो इसमें मैं कोई भी
ऐड हुँ, करूँगा हुँ। जिस यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी का जो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला था वो फ़रवरी की 12 को मिला था और इनकी डेडलाइन थी फ़रवरी की 28। तो मैंने एक और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ पे करेक्ट। सीए एप्लीकेशन फ़िल की हुई थी और उन्होंने जब मुझे वो कंप्लीट देना था, मैंने वहाँ से विथड्रॉ करके यहाँ पे आ गया। मैंने कहा शंघाई अच्छा शहर है, यहाँ चलते हैं। हाँ, वाक़ई मैंने सुना है शंघाई बहुत अच्छा शहर है। हाँ, सो और दूसरा इसमें हाँ। एक और पूछूँगा मैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर मेनली स्टूडेंट कोई टीचिंग कर रहे हैं या इस तरह की जॉब होती है, इतनी इंडस्ट्री तो उस तरह से है नहीं या पेड नहीं होती। हुँ, हुँ। तो एक्सपीरियंस या इस तरह की चीज़ें सीवी में ऐड करने से क्या जो आंसू स्कॉलरशिप है उसमें कोई एज मिलता है? अच्छा, मुझे लगता है कि एज मिल जाता है क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी। हुँ, हुँ। तो मैंने अपने इस एक्सपीरियंस को बाकायदा मेंशन किया था कि मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और मैं इस लेवल पे पढ़ा रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं लैब्स कंडक्ट कर रही हूँ। ज़ाहिर-सी बात है जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को पढ़ा रहे होते हैं तो आप लैब भी कंडक्ट करवा रहे होते हैं बच्चों को। और फिर मैंने इस बात और फिर मैंने एक प्रोफ़ेशनल रिकमेंडेशन लेटर भी डलवाया था। जो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मैंने हुँ, उनसे रिकमेंडेशन लेटर भी डलवाया था। आंसू में अगर आपने अप्लाई करना होता है तो ये होता है कि रिकमेंडेशन लेटर आपने खुद से नहीं डालना होता। आपने अच्छा, प्रोफ़ेसर का ईमेल लिखना होता है वहाँ पे और वो ईमेल जो है वो आपके प्रोफ़ेसर के पास जाती है और प्रोफ़ेसर खुद से ही वहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर डालता है। सो इस तरीके से जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मैंने 5 रिकमेंड हालाँकि सिर्फ़ 3 रिकमेंडेशन लेटर्स की जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैंने टोटल 5 रिकमेंडेशन लेटर्स डाले थे, उनमें 2 प्रोफ़ेशनल थे और 3 मेरे जो यूनिवर्सिटी थी उसके प्रोफ़ेसर्स थे। सो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके एक्सपीरियंस को भी हाइलाइट करें और अगर हो सकता है आपके आपके बॉस अच्छे हैं जिनके अंडर आप लोग काम कर रहे हैं, सो उनकी रिकमेंडेशन लेटर भी डाल दें। ओके। अच्छा, यहाँ पे पूछूँगा आईएलटीएस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट है इस इन इंस्टीट्यूट्स में या नहीं? हाँ, नहीं, आईएलटीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, हुँ, हुँ। लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और मुझे और अगर आपके पास आईएलटीएस है तो उसको आपको अपनी सीवी में मेंशन करना चाहिए, ये एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। ओके, अच्छा दूसरा स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन कितना है? स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन जो है वो मास्टर्स के लिए 3 इयर्स होता है और पीएचडी के लिए 4 इयर्स होता है। लेकिन अगर आप अपना मास्टर 2 इयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, सो आपको 1 ईयर की स्कॉलरशिप्स जो है वो इकट्ठी दे देते हैं। इसी तरह वो आप पीएचडी 1 ईयर की हुँ। मीन आप पाकिस्तान भी चले गए फिर भी दे देंगे आपको स्कॉलरशिप? हाँ जी, मतलब आपका थीसिस हो गया है, आपने उसको डिफेंड कर लिया है, आपकी डिग्री कंप्लीट है, सो आपने 2 साल के अंदर-अंदर अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। मतलब मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 इयर्स है। अगर आप 2 इयर्स में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपको जो 1 ईयर की स्कॉलरशिप होती है, वो वैसे ही दे देते हैं पूरी की पूरी। अच्छा। और अच्छा, इसमें फॉर हुँ, रिक्वायरमेंट भी हुँ। पब्लिश है मीन एट द एंड जब मास्टर आपने कंप्लीट किया करना है तो उसके लिए कितने पेपर पब्लिश करने हैं या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? कोई हाँ, ये जो है वो यूकास की जो है वो रिक्वायरमेंट है कि मास्टर के अंदर एक पेपर आपने लास्ट में पब्लिश करना है और आपका थीसिस ब्लाइंड रिव्यू पे जाता है। ब्लाइंड रिव्यू हुँ, का मतलब ये होता है कि चाइना के अंदर किसी भी 3 प्रोफ़ेसर्स का एग्री होना ज़रूरी है कि हाँ, आपका थीसिस एक्सेप्ट किया जाता है और वो प्रोफ़ेसर कोई भी हो सकता है। वो प्रोफ़ेसर आपको जानता है, ना आप उस प्रोफ़ेसर को जानते हैं। सो आपका थीसिस जो है वो ब्लाइंड रिव्यू पे जाता है और उस ब्लाइंड रिव्यू का पास होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपने एक पेपर पब्लिश करना होता है। और ये 3 इयर्स की ड्यूरेशन के अंदर करना होता है। अगर आप ये नहीं कर पाते 3 इयर्स की ड्यूरेशन के अंदर, तो फिर स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जाती। आपने खुद ही अपनी जो है वो 3 इयर्स के बाद अगर आपका मज़ीद एक्सटेंड होती है आपकी डिग्री, तो उसका सारा खर्चा आपको खुद उठाना पड़ता है। ओके। यूनिवर्सिटी की फ़ी भी देनी होती है और अपना जो सारा आपने करना होता है, आपका जो अपना सारा निज़ाम होता है, खाने-पीने का सब कुछ, उसके भी सारे पैसे आपको खुद लगाने होते हैं। और पीएचडी के लिए ड्यूरेशन 4 ईयर का होता है, तो क्या ये इनफ होता है कि वो पीएचडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना जो एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर पब्लिश करने हैं, स्पेसिफिक जर्नल के अंदर और ये सारी चीज़ें इनफ है ये टाइम क्या? अम, मेरा ख़्याल है कि पहले दिन से ही जो है वो हालाँकि मेहनत करनी पड़ती है। तो 4 इयर्स के अंदर जो है वो हो जाता है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स 4 इयर्स के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट करके चले जाते हैं। लेकिन पहले दिन से ही इंसान को मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। और इसमें क्या थ्योरेटिकल वर्क भी शामिल होता है पीएचडी के दौरान?
हाँ जी, आपने एक सेमेस्टर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका कोर्स वर्क होता है पीएचडी में, और उसके बाद जो है वो फिर आपका 3.5 इयर्स जो है वो आपने अपनी रिसर्च करनी होती है। ओके, और इसमें एचएस के वगैरह एंड पे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सीएससी के अंडर बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहती हैं कि आपने एचएस के 3 करना है या 2 करना है, समथिंग ऐसी रिक्वायरमेंट होती है डिग्री की? ये यूकास के अंदर जो मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर जब आपका कोर्स वर्क चल रहा होता है, सो हुँ, हुँ। उसी सेमेस्टर के अंदर वो आपको एचएस के 3 करवा देते हैं। मतलब एचएस के 1, एचएस के 2 और एचएस के 3 हाफ। सो हुँ। ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही करना होता है। और जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, आपके क्रेडिट आवर्स जो है वो आपकी डिग्री पे आ जाते हैं, और आप इन क्रेडिट आवर तो इसके 4 क्रेडिट आवर्स उन्होंने रखे हुए हैं। एचएस के 1 और एचएस के 2 के 2 क्रेडिट आवर्स हैं, और एचएस के 3 के जो है वो मज़ीद 2 क्रेडिट आवर्स हैं। तो ये 4 क्रेडिट आवर्स आपको पास करने होते हैं। उसके बाद ही आप अपने रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। अच्छा, सो इसमें बस यही रिक्वायरमेंट है इसकी। ओके, अच्छा, पीएचडी के दौरान में क्या डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट को सेंड करते रहते हैं? मतलब एक सेमेस्टर एक इंस्टीट्यूट में लगाया, फिर दूसरे सेमेस्टर या तीसरे किसी और में भेज दिया, इस तरह का कोई सीन होता है या नहीं होता? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं, आपने सिर्फ़ उसी इंस्टीट्यूट के अंदर रहकर जो है वो अपनी पूरी की पूरी पीएचडी कंप्लीट करनी होती है। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे एंड पे मैं ये चीज़ें पूछूँगा स्टाइपेंड के हवाले से, आई मीन पीकेआर के अंदर टोटल कितना होता है? क्योंकि मोस्टली आप जानती हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, स्टूडेंट पीएचडी के दौरान एक एज भी इस तरह से होती है जिसके अंदर मतलब फाइनेंशियली भी खुद को स्टेबलाइज़ करना चाह, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, बॉयज़ के ऊपर भी, गर्ल्स के ऊपर भी। तो आंसू स्कॉलरशिप पे कितना स्टाइपेंड होता है पीकेआर में, आप कुछ बताएँगी इसके हिसाब से? और एट द एंड मंथ के बाद कितना सेव हो जाता है? क्योंकि स्टूडेंट की मेनली जो मोटिवेशन समटाइम पैसों को लेके होती है, तो इसलिए मैं ये पूछना चाहूँगा। अच्छा, आंसू के अंदर एक्चुअली यूकास का, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यूकास में हमारे पास ये होता है कि आपको एक तो स्कॉलरशिप है जो कि आपको सीएससी की तरफ से मिलती है, वो आपकी होती है 35,000। लेकिन ओके, इंस्टीट्यूट भी आपको स्कॉलरशिप देता है। जिस इंस्टीट्यूट में आप हो, वो इंस्टीट्यूट भी आपको स्कॉलरशिप देता है। सो मोस्टली इंस्टीट्यूट्स जो है वो यहाँ पे बच्चों को 1500 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्कॉलरशिप जो कि आपको सीएससी की तरफ से मिल रही है। सो 3500 जो है वो आपको सीएससी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 1500 जो है वो आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देता है। तो सीएससी वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो 5000 स्कॉलरशिप पर मंथ जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। ओके। तो अगर हम 5000 इसका की जो स्कॉलरशिप है उसको कन्वर्ट करते हैं, 40 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सो लाख, ये 2 लाख, हमारे पास, 2 लाख। हाँ जी, तो ये हमारे पास 2 लाख हो जाती है। फिर अगर आप आंसू स्कॉलरशिप की बात करें, अब आंसू स्कॉलरशिप के अंदर आपकी अकोमोडेशन कवर नहीं होती। और आपको अपने सी अकोमोडेशन के पैसे खुद देने होते हैं। जी? ये जो आप बता रही हैं 5000 जो स्कॉलरशिप देते हैं सीएसई पे जो स्टूडेंट भी आंसू यस, ये जो यस। यूकैस के अंदर है, तो इसमें क्या ये लिविंग के अलग देते हैं या इनमें लिविंग हाँ, लिविंग अकोमोडेशन जो है वो, मतलब ये जो स्कॉलरशिप है इसमें सीएससी के अंदर आपकी अकोमोडेशन कवर होती है। मतलब ओके, आपको अपनी अकोमोडेशन के सेपरेटली पैसे नहीं देने होते। ये ओके, आपकी अकोमोडेशन कवर होती है। लेकिन अगर आप अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी में नहीं लेना चाहते, आप कहीं बाहर जाकर रहना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको सीएससी जो है वो एक्स्ट्रा 1000 दे देती है। ओके, 1000 yuan दे देती है। और लेकिन बीजिंग के अंदर जो अकोमोडेशन है वो बहुत महँगी है। यहाँ पर अगर आप जो है वो बाहर जाकर रहना चाहते हैं, तो आपको 3000 जो है वो अपने अपार्टमेंट का देना होता है, जो कि अपार्टमेंट जो है वो हार्डली एक बंदा ही जो है वो उसके अंदर रह सकता है। सो 3000 एक अच्छी खासी अमाउंट है, 3000 युआन, जो कि नॉर्मली नहीं दे पाते। सो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफ़र करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी की ही जो अकोमोडेशन है उसी के अंदर रहें। ओके। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ पूछिए, स्टूडेंट है जैसे आप हैं या कोई भी स्टूडेंट जो आंसर स्कॉलरशिप के अंदर इन इंस्टीट्यूट के अंदर से पीएचडी करता है, तो उसके लिए फ्यूचर में क्या लाइक बेनिफिट्स हो सकते हैं पोस्ट डॉक के लिए या जॉब सिचुएशन के लिए, क्या प्रेफर किया जाता है? आई मीन स्टैंडर्ड के हवाले से कहें या स्टूडेंट के एक्सपोजर के हवाले से कितना डिफरेंस आप फील कर रही हैं इसकी? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि कंपेयर करें पाकिस्तान के अंदर एक स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है, हुँ, ऑफ कोर्स हुँ। आपको आइडिया होगा। ऑफ कोर्स वो तो आप आपको खुद भी आइडिया होगा कि मतलब आप यूकास में नहीं, आप मतलब कोई किसी और शंजन में हैं, सॉरी शंघाई में हैं। सो आपको उससे भी अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ़ एक एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अ, जो है वो होना ही एक बहुत बड़ी बात है।
और फिर मैंने यहाँ से जो जो भी सीनियर्स, मतलब कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो मास्टर्स किया यूकास से, तो उन्हें पीएचडी के लिए, वो पीएचडी के लिए जो है वो इजीली उनका अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो उनका फुली फंडेड जो है वो एडमिशन हो गया। एक और बात जो मुझे रिसेंटली सुनने को मिली है वो ये है कि अगर आप चाइना से पीएचडी करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया का पीआर बहुत आसानी से मिल जाता है। सो अब आप खुद सोचें कि चाइना से पीएचडी करने के बाद जो है वो आपको एक ऑस्ट्रेलिया की पीआर, मैंने सुना ही है क्योंकि यहाँ पे कुछ, मुझे लगता है कुछ सीनियर्स गए भी हैं, और वो ये बताते हैं कि आपको मतलब बहुत इजीली, मतलब इतना ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना पड़ता, आपको बहुत इजीली जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पीआर मिल जाता है। अब आप यहाँ पे पीआर की बात करें, आप पाकिस्तान में रहकर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी नहीं मिलता, और ऑस्ट्रेलिया के वीज़े ही रिजेक्ट हो जाते हैं। पीआर मिलना तो बहुत दूर की बात है, अभी आपने वहाँ जाना है, फिर वहाँ 4 साल रहना है, और फिर उसके बाद जो है वो आप पीआर के लिए अप्लाई करने के काबिल होते हैं। सो ये तो एक बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि बहुत रास्ते खुल जाते हैं आगे, और मुझे लगता है कि बहुत इजीली जो है ना वो बाकी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे बहुत इजीली यहाँ से पढ़ के जाने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाता है। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि रिसेंटली हमारे कुछ सीनियर्स जो यहाँ से गए हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ पूछूंगा कि आप फीमेल हो तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं या उनके पेरेंट्स जो होते हैं चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा श्योर नहीं होते, तो क्या चाइना फीमेल के लिए सेफ है? हाँ, चाइना बहुत ज़्यादा फीमेल के लिए सेफ है मैं तो कहूँगी, और यस, वाक़ई चाइना बहुत ज़्यादा सेफ है। मुझे हम इज़िली आते हैं, जाते हैं, कहीं पर भी कोई डर नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, और बहुत लाइक बिल्कुल सेफ है। इस बात की तो मतलब बिल्कुल ये तो बिल्कुल सेफ है, इस बात के लिए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि चाइना में किसी भी किस्म की आपको क्योंकि मसला बहुत कोई। जो होती है ना, पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, कई स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट इंसिडेंट जो आप सुनते ही होंगे, कहीं ना हाँ कहीं जी। रेयर जरूर हैं। तो यहाँ पे क्या सुपरवाइजर जो होते हैं, क्या कोई हरासमेंट या इस तरह की चीज़ें कोई होती हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स आपका एक एक्सपीरियंस यहाँ पे है, 1.5 साल से आप यहाँ पे हैं, बाकी लोगों से भी सुना होगा, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, सेफ है ना ये चीज़? एक्चुअली मैं 1.5 साल से नहीं हूँ यहाँ पे सिर्फ जो है वो मुझे अभी 5 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे, और मैं जो हूँ अभी कोर्स वर्क कर रही थी यूकास के अंदर। सो मेरा डिफरेंट प्रोफेसर्स से जो है वो ज़ाहिर से हमें डिफरेंट प्रोफेसर्स आते थे कोर्स वर्क के दौरान, डिफरेंट प्रोफेसर्स आए हैं, उन्होंने पढ़ाया, मैं अपने इंस्टीट्यूट गई हूँ, अपनी लैब गई हूँ, मेरा अपने प्रोफेसर के साथ इंटरेक्शन हुआ है जो कि मेरे सुपरवाइज़र हैं। सो और मेरी रूममेट्स वगैरह वो भी ऑब्वियसली सारी की मोस्टली पाकिस्तानी गर्ल्स हैं। सो उनका भी अपने सुपरवाइज़र के साथ एक बहुत अच्छा सा मतलब एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, उसमें कोई भी हैरासमेंट वगैरह का इस तरह का कोई सीन फ़िलहाल, मतलब जितनी भी लड़कियों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है मैंने बिल्कुल भी कुछ इस तरह का नहीं सुना कि उनके सुपरवाइज़र या उनके कोई लैब मेट्स वगैरह जो है वो इस तरह के उनके साथ कोई हैरासमेंट का केस हुआ है। सो नहीं, मैंने नहीं सुना। एंड बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक बहुत अच्छा हमने कोर्स वर्क अपने डिफरेंट प्रोफ़ेसर्स के साथ कंप्लीट किया है। सो एक बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत प्रोफ़ेशनल सा एक स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप होता है वो रहा है। सो ओके, अच्छा यहाँ स्पेसिफिकली दो एग्जांपल दूंगा। कुछ अर्सा पहले मेरी कुछ स्टूडेंट के साथ बात हो रही थी, फीमेल के हुँ, साथ, जो कि पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहती थी, तो वन ऑफ देम सेड कि आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी इन डिफरेंट कंट्रीज, इवन यूरोप और चाइना और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, एंड शी हैव अ वेरी स्ट्रांग प्रोफाइल, बट शी सेड दैट कि हर फैमिली इज नॉट विलिंग टू लेट हर गो टू चाइना और एनी अदर कंट्री। वो कहती है सऊदी अरब जाना है तो जा सकती हो, बाकी कहीं नहीं जा सकती हो। तो एक इस प्लस में उसके वालिदैन के लिए आप क्या मैसेज दोगे, उस स्टूडेंट के लिए आप क्या कहेंगे कि ये सेफ है? आई मीन यहाँ पे मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस किया है, अगर मैं शंघाई के अंदर ज़्यादा घुमा हूँ, तो हुँ। मैं कहूँगा कि यहाँ के अंदर जो लड़कियाँ रहती हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ हैं, मुझे तो इतना फील बिल्कुल, होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ सेफ हैं, बजाए इसके कि आप पाकिस्तान में हो। सो मुझे लगता है कि नहीं, सिर्फ़ इस वजह से कि अ, वाक़ई इस चीज़ का एक्सपोज़र होना चाहिए इंसान को, और मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल एग्री करूँगी कि पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ इंसान को सेफ फ़ील होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, और कोई स्पेसिफिक अगर ट्रिक आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से आप बताना चाहिए?
और उसके बाद नहीं तो फिर सेशन एंड करते हैं। ओके। सो आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि आंसू स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड जो होता है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है। और अगर आप जो है वो यूकास के अंदर हैं तो आंसू स्कॉलरशिप जो है वो 7,000 तो आंसू स्कॉलरशिप खुद दे रही होती है। और फिर अगर आपका आपके सुपरवाइज़र के साथ अच्छा जो इंस्टीट्यूट है वो आपको सेपरेटली जो है वो अमाउंट दे रहा होता है। और अगर आपका आपके सुपरवाइज़र के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, सो आपका सुपरवाइज़र भी आपको एक्स्ट्रा जो है वो अमाउंट दे रहा होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ सीनियर्स को जानती हूँ, जो कि जिन्हें इस वक़्त जो है वो 10,000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड मिल रहा है। सो 10,000 का मतलब है कि आपको पाकिस्तान के 4 लाख जो है वो मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं जानती हूँ लाइक। और हाँ, बाकी ये बात है कि आंसू स्कॉलरशिप के जो होते हैं, जो जिन्होंने देनी होती है, जो कमेटी होती है, वो वाक़ई बच्चों को देखती है और देख-भाल के जो है वो स्कॉलरशिप देती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो कोई पर्चियाँ निकालते हैं। सो क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ सीनियर्स ऐसे भी हैं जिनको जिनको उनके सुपरवाइज़र्स ने उनके पेपर्स पढ़ने के बाद खुद ईमेल्स की थी। एक स्टूडेंट हमें एक यहाँ पे मिले थे जिन्होंने हमें बताया था कि मेरी रिसर्च पढ़ने के बाद जब मेरे पेपर्स पब्लिश, क्योंकि उनका मास्टर्स जो था वो ताइवान से था और ताइवान में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेपर्स पब्लिश किए थे अपने मास्टर्स के दौरान। सो उनका एक रिसर्च पेपर उनके सुपरवाइज़र ने पढ़ा था और फिर उन्होंने खुद जो है सुपरवाइज़र ने उस स्टूडेंट को ईमेल की थी कि आप हमारे पास आ जाएँ, आंसू स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो हम आपको आंसू स्कॉलरशिप देंगे, आपका स्टाइपेंड इतना होगा। फिर उन्होंने कहा कि भई मुझे जो है वो 7,000 स्टाइपेंड मेरे लिए बहुत कम है, सो मैं इस स्टाइपेंड पे नहीं आना चाहूँगा। तो फिर सुपरवाइज़र जो है उनका, वो उनको खुद से मज़ीद एक्स्ट्रा 3,000 युआन देता है। सो उनकी 10,000 युआन जो है वो पर मंथ की स्कॉलरशिप है। सो आंसू स्कॉलरशिप जो है एक वाक़ई बहुत कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। और उसके ऊपर हमारे इस दफ़ा जो 2024 के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें जर्मनी से भी लोग आए हुए हैं और रशिया से भी लोग हैं और मोरक्को से लोग हैं और काफ़ी और ऑलमोस्ट जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका बीएस भी चाइना से था, फिर उनका मास्टर्स भी चाइना से था और अब वो पीएचडी कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे लोग मतलब कॉम्पिटिटिव अब जो इंस्टीट्यूट जो कि वाक़ई जैसे अब यूकास का जो इंस्टीट्यूट है हाई एनर्जी फिज़िक्स का, वो एक बहुत अच्छा और कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट है क्योंकि इनके डायरेक्ट लिंक्स हैं सन के साथ और ये उसके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे रिसर्च करते हैं। सो ये काफ़ी हाईली इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के अंदर आने वाले बच्चे भी जो थे वो सारे के सारे ही बहुत अच्छी प्रोफाइल्स के साथ थे। सो इस वजह से और जिनका मैंने अभी आपको बताया कि सुपरवाइजर ने खुद उन्हें ईमेल करके बुलाया था, वो नैनो एनर्जी एंड नैनो टेक्नोलॉजी से जो है उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं। सो आंसू स्कॉलरशिप जो है वो एक वाक़ई बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है और बहुत जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप भी है। लेकिन मैं इसमें आपको ये कहूँगी कि सिर्फ़ मतलब अगर आपको लगता है कि आपके सुपरवाइज़र ने मज़ीद लोगों को भी एक्सेप्टेंस दी हुई है, सो आप कोशिश करें कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट को प्रेफ़र कर लें। सो बजाय इसके कि आप, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी ही रिसर्च के साथ जाना चाहते हैं और वो एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट के अंडर आती है यूकास के अंदर, सो फिर उसमें ऐसा हो जाएगा, फिर ज़ाहिर-सी बात है आप दूसरे लोगों को देखेंगे जिनके इंस्टीट्यूट इतने हाईली कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे और वहाँ पे लो प्रोफाइल्स के साथ भी बच्चों की सिलेक्शन होगी। तो उस चीज़ को देख के हाँ, वो होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप अपनी ही रिसर्च के अंदर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप चाइना के अंदर जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी से आप रिसर्च कर रहे हैं या जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी से अंदर जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आप पढ़ रहे हैं, अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपको खुद पे करना है। मतलब आप अगर पाकिस्तान में पीएचडी कर रहे हैं तो आप खुद फ़ी दे रहे हैं। जबकि यहाँ पे आप को स्कॉलरशिप मिल रहा है। चाहे जो है वो आप यूकास से कर लें या कोई और यूनिवर्सिटी से कर लें और यूकास से ज़्यादा रैंकिंग में जो यूकास जो है वो 3rd नंबर पे आती है, जो यूनिवर्सिटी है रैंकिंग में, जबकि इससे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च जो है वो यूकास से भी ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव जो है वो बेहतर रिसर्च मानी जाती है। सो पेकिंग यूनिवर्सिटी है, बीएनयू है और भी बीजिंग के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इवन शंघाई और शेंजन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मौजूद हैं जो कि बहुत हाईली रैंक्ड हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो आप पाकिस्तान से कोई भी चीज़ कंटिन्यू करें, उससे बेटर है कि आपको बाहर निकल कर एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट ही अप्लाई करके जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और
और वो चाइना की चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मुझे तो लगता है जब तक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड। आपको उस अपॉर्च्युनिटी को लेना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, और बगैर किसी इनसिक्योरिटी के कि अगर आप लड़की हैं और आप ये सोच रही हैं कि सेफ़ नहीं है, सो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। एटलीस्ट पाकिस्तान में करने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप बाहर निकलें और आकर करें। और मैं कहती हूँ कि चाइना एक ऐसा कंट्री है, एटलीस्ट आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। सो अम, और बस यही थोड़ा-सा चीज़ों को समझें, और इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है ऑब्वियसली। बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, पहले प्रोफ़ेसर्स ढूँढने पड़ते हैं, सुपरवाइज़र ढूँढने पड़ते हैं, फिर एक स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस है जिसको जिसको सीखना पड़ता है, जिससे गुज़रना पड़ता है। सो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बस आपका टाइम लगेगा। आपको बहुत जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाएगी, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा जो है वो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा और टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। और थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ के स्टेप को समझना पड़ेगा, और फिर जब एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं उसका एक बिल्कुल ही अलग जो है वो टाइम उसके ऊपर देना पड़ता है। लेकिन एवरीथिंग इज़ वर्थ डूइंग। हर चीज़ जो है वो आपको शायद आपकी सोच से भी ज़्यादा पे कर देती है, और आप एक नई कंट्री में आते हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, वहाँ का कल्चर सीखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अम, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तान से निकलते हैं और कहीं और आकर जो है वो नई चीज़ें सीखते हैं। सो अ, मेरा एंड मैसेज बस यही होगा कि इसके लिए ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, एंड इट्स एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट आपका टाइम चाहिए। जस्ट अच्छा, आपको थोड़ा देना। जी, ये पूछूँगा, अक्सर बात पाकिस्तान के अंदर पीएचडी करते हुए कहते हैं कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ चाइना में पीएचडी करते हुए फीमेल के लिए स्पेशली या इस तरह की कोई चीज़ होती है? क्योंकि अच्छा। बहुत जो कभी सुनते हैं कि किसी ने एक कराची में कुछ इंसिडेंट भी हुआ था, जैसे किसी स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली थी, आपने 2-3 साल पहले सुना होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सुनने को मिल रही होती हैं, तो उसके हवाले से क्या कहें? मैं कहूँगी डिप्रेशन तो ख़ैर से यहाँ भी बहुत होता है। तो मुझे याद है मेरा कोर्स वर्क चल रहा था, और मेरे सुपरवाइज़र कोर्स वर्क के दौरान ही उनकी मुझसे रिक्वायरमेंट थी कि मैं उन्हें एक रिव्यू पेपर लिख कर दे दूँ। सो हुँ, जब हुँ। तक आप यहाँ पे आकर पेपर लिखते रहेंगे, आपके सुपरवाइज़र आपसे बहुत खुश रहेंगे। जिस दिन आपने पेपर लिखना बंद किया, उस दिन जो है वो आपका यहाँ पे जीना भी मुश्किल हो जाएगा। सो कोर्स वर्क के दौरान मेरी ये हालत थी कि मैं बैठ के सोचती थी मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा होता था कि मैं कोर्स वर्क अपना कोर्स वर्क पढूँ, साथ-साथ चाइनीज़ का अपने एचएस के देना होता है वो करूँ, या फिर मैं सुपरवाइज़र का काम करूँ। सो लेकिन ये था कि लेकिन फिर हर चीज़ को मैनेज करना होता है आपने। फिर मैं वीकेंड्स के ऊपर, अब वीकेंड्स नहीं होते यहाँ पे। वीकेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको वीकेंड्स पे भी काम करना होता है। सो वीकेंड्स के ऊपर मैं अपनी रिसर्च अपने लैब का काम करती थी, अपने सुपरवाइज़र का जो भी काम होता था मैं वो करती थी, लिटरेचर रिव्यू करती थी, और थोड़ी चीज़ों को अलाइन करती थी कि मैं कुछ जो है वो रिव्यू पेपर के लिए अपने लिए जो है वो मटेरियल इकट्ठा कर लूँ। और उसके साथ-साथ जो है मैं वीकडेज़ के ऊपर क्लासेस ले रही होती थी, और साथ में जो है वो अपना काम वीकडेज़ के ऊपर क्लासेस ले रही होती थी, और एचएस के वगैरह की भी तैयारी चल रही होती थी। फिर ये हुआ कि 4 महीने इस तरीके से बहुत टफ़ गुज़रे, और वो 4 महीने वाक़ई बहुत ज़्यादा टफ़ थे, और लेकिन अगर इंसान चीज़ों को मैनेज करे तो वो हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो मैनेज नहीं होती। लेकिन अगर आपका पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक आपको नहीं पता रिसर्च राइटिंग कैसे करते हैं, और या लिटरेचर रिव्यू आपने कैसे करना है, आपको इस बात का आइडिया नहीं है, या आपको वो बात नहीं समझ आ रही सुपरवाइज़र की, जो वो आपसे आइडियाज़, ऑब्वियसली आपने नया पेपर लिखना है तो उसके लिए कोई नए आइडियाज़ होने चाहिए, बगैर आइडियाज़ के तो आप पेपर नहीं लिख सकते, आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सो थोड़ा बहुत रिसर्च होती कैसे है, क्या होती है, किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ताकि यहाँ आने तक आपको इन सारी चीज़ों का ऑलरेडी आइडिया हो। क्योंकि पेपर पब्लिश होते रहेंगे तो सुपरवाइज़र खुश रहेंगे, पेपर पब्लिश होना बंद हो जाएँगे तो वो जो है वो खुश नहीं होंगे। सो उनको खुश करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, वो किसी तोहफ़े से खुश नहीं होते, वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते, सिर्फ़ उनको पेपर पब्लिश करके देने होते हैं। और फिर उसके बाद ये हुआ कि छुट्टियाँ हो गई, कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया। सो अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ लैब का काम करना होता है, सुपरवाइज़र का काम करना होता है। सो वो काफ़ी आसान हो गया। सो मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं, जब आपने कोर्स वर्क भी करना होता है, साथ-साथ आपका रिसर्च भी चल रहा होता है, सो ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता है, और मुझे भी लग रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि ब मैं क्यों आ गई हूँ यहाँ पे, मैं बस जहाज़ पकड़ के अगला वापस चली जाती हूँ। सो ये वाली जो है वो हालत हो गई थी।
और डिप्रेशन तो ऑब्वियसली होता है फिर जब काम आप डेडलाइन सर पे हो और फिर काम ना हो रहे हो तो फिर तो वो डिप्रेशन तो होता ही है। सो बगैर डिप्रेशन के तो मुझे लगता है शायद मास्टर्स और पीएचडी होता ही नहीं है। तो हर जगह डिप्रेशन के साथ ही होता है, जहाँ मर्जी से कर लो। बट हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। हाँ, अपनी सेहत के ऊपर भी नई चीज़ों को लेना चाहिए। आपकी हेल्थ पहले आती है कि मतलब इतना डिप्रेशन भी ना लें या आपके आप बीमार होकर बैठ जाएँ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर आपकी हेल्थ को चीज़ें नहीं इफ़ेक्ट कर रही हैं और आप हर चीज़ को बैलेंस कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, मतलब और मैनेज हो जाती है। मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस आप अपनी तरफ से 100% दे सकते हैं, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। और बाकी चीज़ें बस अपनी तरफ से 100% दे के आपको छोड़ देना चाहिए कि बस इतना हमसे हो सकता है और उसको सर पे सवार कर लेना और बीमार हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, ऑफ कोर्स कहीं न कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन तो ना कहें, लेकिन चलिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, या कह सकते हैं, लेकिन ऐसे में साथ में बंदे को एक अपना ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा होता है, तो उसकी वज़ह से बिल्कुल, बंदा एनर्जीज़ भी आती रहती हैं। सेकंड चीज़ ये होती है, बंदा डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन करता है, एक्सपोज़र बढ़ता रहता है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको अगेन खुश भी कर रही होती है। और साथ में सबसे जो अच्छी बात है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके अंदर दिन-ब-दिन आती जाती है, जो कि बंदे को काफ़ी कॉन्फिडेंट बिल्कुल। पॉजिटिव रखती है। सो ओवरऑल ऑफ कोर्स जी। ये तो एक फुल टाइम जॉब है, तो स्ट्रेस हुँ, तो हुँ, किसी हुँ। के अंदर होती है। लेकिन ये कि उसके आगे फ्यूचर के जो फल मिलना शुरू होते हैं, उसको उसकी भी एक वर्थ है। तो ओके, बिल्कुल थैंक जी, 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 बोलें? हाँ, हाँ, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा होता है साथ-साथ और ना सिर्फ फ्यूचर बल्कि आपका प्रेज़ेंट भी बहुत अच्छा होता है। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब मैं पढ़ रही थी पाकिस्तान में अपना बीएस कर रही थी। मुझे नहीं लगता मेरे फ़ादर ने कभी सोचा होगा कि मतलब मेरी बेटी जो है मुझे कभी फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। वो बस वैसे ही पढ़े थे जैसे सब फ़ादर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल जैसे अपने बेटों को पढ़ाते हैं वैसे अपनी बेटियों को भी पढ़ाते हैं। तो वो भी बस मुझे पढ़ा रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरी बेटी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकेगी। सो आज जब मैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और उन्हें भी खुशी होती है ऑब्वियसली कि ना कभी उन्होंने सोचा, ना कभी मैंने सोचा और कभी ऐसा भी होगा कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल होंगे कि आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। ना सिर्फ़ उनको सपोर्ट करेंगे बल्कि अपने लिए भी सेविंग्स कर लेंगे। सो ये एक बहुत अच्छी जो है वो अपॉर्च्युनिटी मतलब मिलती है आपको। आपका ना सिर्फ़ आपका फ्यूचर अच्छा होता है बल्कि आपका प्रेज़ेंट भी ऑलरेडी अच्छा चल रहा होता है। बस का फिर वो देखें अगर आप मास्टर या पीएचडी को एज़ अ जॉब ले लें, तो आपको जॉब या में भी तो स्ट्रेस होता है। सो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही। हाँ, बगैर स्ट्रेस के तो जॉब भी नहीं होती। सो और फिर स्टडीज़ तो आपको ऑब्वियसली आपका सारा मेंटल वर्क होता है, आपको पढ़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है अपना अपनी सारी अटेंशन स्पैन जो है वो एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना होता है। सो आई वुड से कि बजाए इसके कि आप कोई छोटी-मोटी जॉब करें, उसमें स्ट्रेस रहें, इससे बेटर है कि आप मास्टर्स और पीएचडी को कंटिन्यू करें, जिसमें आपको पता है कि आपका आगे आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने रिसेंटली सुना है कि चाइना पीआर भी ऑफ़र कर रहा है उन लोगों को जो बीजिंग से और या फिर शंघाई से या शenzhen वगैरह से इस तरह की बड़ी सिटीज़ से पीएचडी करेंगे, तो उनको पीआर भी जो है वो दिया जाएगा। उसके अलावा मैंने ये भी सुना है कुछ सीनियर से कि पोस्टडॉक की पोज़ीशंस जो हैं वो पोस्टडॉक जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना ही पे करता है। आपको और कहीं पर भी इतनी अच्छी पोस्टडॉक में सैलरी नहीं दी जाती जितनी चाइना में दी जाती है। हाँ, उसका रीज़न ये है एक्चुअली कि और कंट्रीज़ भी अच्छा खासा पे करते हैं, लेकिन हुँ, वहाँ पे एक्सपेंस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एट द एंड हुँ, सेविंग अच्छी नहीं होती। तो चाइना में ये फ़ायदा है कि आपकी सेविंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस हाँ लिहाज़ जी। से तो ओके सिद्रा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत सारे को इससे गाइडेंस मिलेगी। चलें, जिसने जो क्वेश्चन पूछना हो वहाँ से स्कॉलरशिप के हवाले से वो नीचे कमेंट करके बाद में पूछते रहिएगा, तो चलिए हम उसका आंसर करें। तो यहाँ पे मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच अ, सिद्रा। नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच।